हाँ भाई। अरे तुम्हारा बंटवारा हो गया हो तो बैठ जाएं। क्या बांट रहे हो? चलो स्टार्ट कर रहे हैं। चलो भाई स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट क्या पढ़ाया था? ईटीएस। सबके पास एनसीईआरटी है? ईटीएस रीड करेंगे, चलो जल्दी 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 फास्ट। चलो भाई, ईटीएस एनसीईआरटी से रीड करेंगे सारे। जल्दी करो बेटा। एनसीईआरटी कहाँ भाई तेरी? एनसीईआरटी पढ़। लाई क्यों नहीं है? हैं? भाई हो गया तुम्हारा पिकनिक? बुक निकालो। एनसीईआरटी कहाँ है तुम्हारी? ला बस करो। पढ़ लो एनसीईआरटी। लाते नहीं ना एनसीईआरटी? हाँ मत लाओ। बेटा जल्दी करो, इस चैप्टर को आज फिनिश कर रहे हैं। जल्दी फास्ट। हाँ भाई, कल आपको बता दिया था, टेस्ट पेपर मैंने डाल दिया फोटोसिंथेसिस का। ठीक है। हाँ। अरे सुन लो सारे सब लोग। आपके पास दो डेट है, एक थर्सडे को मैंने बोला आपको वो दिखाना है। टेस्ट पेपर या असाइनमेंट में से कौन सा दिखा रहे हो? दोनों दोनों। ठीक है। थर्सडे को चेक करेंगे, आपके पास डोपा प्राइम सॉल्व होना चाहिए। आज तो ट्यूसडे है। डोपा प्राइम सॉल्व होना चाहिए और टेस्ट पेपर आप सॉल्व कर लेंगे। कोई ऐसा है जो बिजी है, कुछ ना कर पाए? हाँ। बिजी है भाई? बस ठीक है। बात कर। हाँ बस ठीक है भाई, सुन लो ध्यान से। सुनो सब लोग। फोटोसिंथेसिस के क्वेश्चन थोड़े टफ बनाए हैं जानबूझ के। तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन रहेंगे, टाइम हो सकता है ज्यादा लग जाए। सॉल्व करना प्रॉपर तरीके से। टाइम 1 घंटा भी लगेगा, चल जाएगा। पर क्वेश्चंस प्रॉपर तरीके से सॉल्व करो। ओएमआर डाल दिए उसमें। या तो अपनी ओएमआर परचेज कर लो मार्केट से, जैसे आप करते हो नॉर्मल। 200 की आती है, पहले 50 4 टेस्ट हो जाएंगे एक ओएमआर पे, सही है। तो उस तरीके से बनाना स्टार्ट कर दो। आज ट्यूसडे है, एक टेस्ट आएगा थर्सडे को रेस्पिरेशन का। 1 महीना आपके पास है।
बॉटनी पूरी कंप्लीट कर लो जैसे मैं बता रहा हूं आपको 11th की। उसके बाद आपको सिर्फ क्या दिखेगा, दो ही चैप्टर, एक मॉलिक्यूलर और एक मेंडेलियन। बाकी में कुछ है ही नहीं। इकोलॉजी में कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ जाते हैं तो बन जाता है डाटा। ऐसा नहीं कि बहुत परेशानी होती है। और माइक्रोब छोटा सा चैप्टर है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट 12th में तुम्हें एक ही चैप्टर वो आता था, है ना, जिसमें तुम्हें ऐसा लगता था थोड़ा बहुत आता है और तुम्हें आता भी कुछ नहीं था। ठीक है। तो कायदे से दो चैप्टर उसके बाद तुम्हारे पास रह जाते हैं। इसका मतलब तुम एक महीने बाद उस सिचुएशन में आ जाओगे कि बॉटनी के अगर मेरे दो चैप्टर ठीक हो जाते हैं तो बॉटनी में आराम से 180 में से 160 65 180 नंबर आ सकते हैं। क्लियर है? प्लानिंग क्लियर है सबको? ठीक है, ये चीज क्लियर है। दूसरा बेटा, हम लोग मोस्ट प्रोबेबली कोई प्रॉपर 11th की रिवीजन सीरीज चलाएंगे वाईटी पर, मैं बता रहा हूं आपको, वो प्रॉपर तरीके से। और वो एक महीने को टारगेट करके लेके जाएंगे। क्लियर है? जिसको टाइम लगेगा अपने हिसाब से करना, एटलीस्ट उसके क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर लेना। क्लियर है? सही है। जैसे सर्वेश सर से मेरी बात हुई थी तो फिजिकल आपने भी करी तो हुई नहीं है, तो आप वो छोड़ सकते हो, आपकी मर्जी है। जिसने कुछ कर रखे हो वहां से देख ले। ऑर्गेनिक चलेगी, इनऑर्गेनिक चलेगी, बॉटनी जूलॉजी में 11th के टॉपिक ही चलेंगे मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे संडे या इससे। उसको हम लोग क्यों लेके जा रहे हैं, क्योंकि एक महीने में 11th कर लो अपनी। क्लियर है? जिसके जो टॉपिक है, पहली बात, और जिसका कोई बैकलॉग है पर्टिकुलर चैप्टर का, कोशिश करो उसको क्लास के लेक्चर से देख लो, नहीं तो कहीं से कोई वन शॉट हो वहां से देख लो, पर बायो का कर जरूर लो। ठीक है? फिजिक्स केमिस्ट्री वन शॉट से ना करने जाना, समझ नहीं आएगा आपको। क्लियर है? बायो का फिर भी आप थोड़ा बहुत कर सकते हो जहां से आपको समझ में आए। एक चीज जो जरूर करनी है, चैप्टर देखने के बाद क्वेश्चन जरूर बनाना है। जो बच्चा ये सोच रहा है कि सिर्फ लेक्चर देख लूंगा काम चल जाएगा, नहीं होगा। क्वेश्चंस डोपा प्राइम के जो भी आपको मिल रहे हैं उसको सॉल्व करना चालू कर दो। क्लियर? दोबारा कैसे करना मैंने आपको बता दिया था। अगर आपने एक बार डोपा प्राइम सॉल्व किया हुआ है, दोबारा भी कर सकते हो। जितनी बार करोगे उतना डाटा आपको याद होता चला जाएगा। क्लियर है? क्योंकि उसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होता है कि जो याद रट जाए, वैसे वाला है ही नहीं। बहुत सारा क्वेश्चन क्लियर, कुछ लॉजिकल है तो चीजें आपको समझ के पढ़नी पड़ेंगी। सही है। आज इसको भी फिनिश कर रहे हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे वो क्या नाम है, प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे। मैं देख लेता हूं उसको किससे स्टार्ट करना है, हार्मोन से स्टार्ट करना है, क्योंकि हार्मोन वाला पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, उसी से क्वेश्चन आएंगे। सही है। तो हम लोग कल वेडनेसडे पे होंगे, तो वेडनेसडे थर्सडे मतलब इसी वीक में चांसेस है कि हम प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट आपको करा दें। फिर आपके पास एनाटॉमी रह जाएगी और बायोमोलिक्यूल, जो दो मुझे कराने हैं। क्लियर? ठीक है। बायोमोलिक्यूल के लिए मैं कुछ चीजें प्लान करूंगा, क्योंकि बायोमोलिक्यूल के साथ दिक्कत ये है, जितना मैं फैला के आपको पढ़ा दूंगा फिर आपसे याद नहीं होगा। तो उसकी कुछ वर्कशीट प्लान करेंगे। वर्कशीट मतलब हर क्लास के कुछ 10 15 20 फिल इन द ब्लैंक्स दे देंगे आपको, फिर बाद में कंबाइन कर देंगे। जब भी आप बायोमोलिक्यूल करो उनको रिवाइज कर लो, क्योंकि बायोमोलिक्यूल समझ तो आ जाता है पर याद नहीं होगा आपको आसानी से। ठीक है? उसे याद भी करना है। क्लियर है? सही है। ठीक है। किसी के पास किसी पर्टिकुलर चैप्टर में कोई दिक्कत चल रही है कि मुझे ये समझ ही नहीं आता करना कैसे? कोई ऐसा बच्चा जिसको ऐसा लग रहा हो कि ये चैप्टर मेरा नहीं हो पा रहा है? फिजिक्स नहीं पढ़ाता भाई मैं, बॉटनी पूछ रहा हूं। सेल साइकिल, फोटोसिंथेसिस, क्या दिक्कत आ रही है उसमें? क्वेश्चन नहीं बन रहे? क्यों? एक काम कर, दोबारा से लेक्चर लेक्चर नहीं उसके नोट्स रिवाइज कर, फिर बात करेंगे। मॉर्फो, बेटा मॉर्फो की प्रैक्टिस चाहिए होगी फिर से। जिन्होंने साथ में याद की थी उनको याद होगी अभी, है ना? ठीक है, एक काम करते हैं, इसको रिवाइज करने के लिए कुछ चीजें और बनाते हैं आपके लिए। ठीक है, करते हैं। फोटोसिंथेसिस मॉर्फो दो का कुछ करते हैं। लिविंग वर्ल्ड का नहीं करा रहा कुछ में। लिविंग वर्ल्ड पढ़ा दिया नहीं पढ़ाया? ठीक है, छोड़ो। लिविंग वर्ल्ड का मैं नहीं करा रहा भाई कुछ। चलो चालू करो। ये बना पाएंगे? हाँ भाई। कॉम्प्लेक्स वन क्या नाम था? इलेक्ट्रॉन कैरियर, एफएमएन और एफईएस। एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनए। कृपया करके लिखना चालू कर दें। गिव इलेक्ट्रॉन टू
यूबी क्यूनॉन। ठीक है, ये टेबल समझ में आ रही है सबको? यस। कॉम्प्लेक्स 1 का नाम है एनएडीएस डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स, उसके इलेक्ट्रॉन कैरियर ये है। बस भाई इधर ध्यान दो, पता नहीं क्यों खुश हो रहे हैं। हाँ, कॉम्प्लेक्स 2 क्या नाम था? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स। एनसीईआरटी में इसका कोई इलेक्ट्रॉन कैरियर नहीं दे रखा, पर जो नया डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, नए डायग्राम के अंदर एफईएस लिखा हुआ है। नया डायग्राम आप, मैं इसकी बात कर रहा हूं, इसमें आप अगर इस वाले में देखोगे यहां एफईएस लिखा हुआ दिख जाएगा आपको। ये जो पर्पल कलर का ये जो भी है, वायलेट पर्पल जो भी है, इस कलर का जो डायग्राम है इसमें एफईएस लिखा हुआ है। पहले हम लोग लिखवाते भी नहीं थे कि कोई इलेक्ट्रॉन कैरियर है। किससे एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन? एफएडीएस से। किसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है? यूबी क्यूनॉन को। ठीक है, उसके बाद लिख देते हैं बेटा हम लोग, मान लो यूबी क्यूनॉन को लिख देते हैं। तो यूबी क्यूनॉन तो एक बीच में मॉलिक्यूल लिखा हुआ हमने, इसमें हम लोग कुछ नहीं लिख रहे। एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन किससे? कॉम्प्लेक्स। यूबी क्यूनॉन किससे लेता है? 2 और कॉम्प्लेक्स 1 से। यस, कॉम्प्लेक्स 2 और कॉम्प्लेक्स 1 से लेता है इलेक्ट्रॉन। यस, ठीक है। किसको इलेक्ट्रॉन देता है? किसको इलेक्ट्रॉन देगा? कॉम्प्लेक्स 3 को। ये टेबल समझ में आ रही है सबको? उसके बाद यूबी क्यूनॉन के बाद बताओ, जल्दी बोलो। कॉम्प्लेक्स 3। यस, कॉम्प्लेक्स 3 इलेक्ट्रॉन कैरियर क्या है? साइटोक्रोम बी, एफईएस, यूबिक्विनोन, साइटोक्रोम C1। एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम यूबिक्विनॉल लिखना चाहूंगा मैं। क्यूनॉल, यहां ऑल है, यहां क्यूनॉन है। समझ में आ रहा है? क्योंकि यूबिक्विनॉल का मतलब है UQH2, रिड्यूस फॉर्म है वो। किसको इलेक्ट्रॉन देगा? साइटोक्रोम C को। ठीक, साइटोक्रोम C, हम कोई इलेक्ट्रॉन कैरियर उसमें ऐसे सच नहीं लिख रहे। यस, किससे इलेक्ट्रॉन लेता है? कॉम्प्लेक्स 3 से। किसको इलेक्ट्रॉन देता है? कॉम्प्लेक्स 4 को। कैसा इलेक्ट्रॉन कैरियर है? मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर। साइटोक्रोम C के बाद बताओ, कॉम्प्लेक्स 4 क्या नाम है उसका? साइटोक्रोम, इसका नाम तो BC1 था, इसका नाम क्या है? साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स। याद आ रहा है कैसे नाम रखा था? किससे इलेक्ट्रॉन कैरियर कौन कौन है इसके? साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3। इसमें 2 कॉपर हैं। यस, यहां बताओ, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम साइटोक्रोम C। किसको इलेक्ट्रॉन देगा ये? ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन इज फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। यहां तो कोई डाउट है टेबल में? अगर आपको ये याद है तो इससे क्वेश्चन बन जाएगा ईटीएस का जो भी है। ठीक है, ईटीएस का इससे क्वेश्चन बन जाएगा। सीक्वेंस लिख देते हैं इसके नीचे। हाँ भाई, सीक्वेंस में सबसे पहले एनएडीएच। एनएडीएच से कहां जा रहा है? एफएमएन। एफएमएन से बोलो एफईएस। एफईएस से यूबिक्विनोन। यूबिक्विनोन से साइटोक्रोम बी, एफईएस, यूबिक्विनोन, साइटोक्रोम C1। उसके बाद साइटोक्रोम C, उसके बाद साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3, फिर ऑक्सीजन। अब मेरी बात सुन लो ध्यान से। इस तरह का क्वेश्चन सिर्फ किस लिए आता है? आपको ऑप्शन में सीक्वेंस दिए रहते हैं। यस, तो ये वाला हमारे पास क्या था? 1, ये क्या था? 3, और ये क्या था? 4। यही है।
अगर FAD से लिखोगे तो यहां से लिखोगे UV क्यूनॉन से। यस, यही सीक्वेंस है ना? किसका सीक्वेंस है ये? सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो। टू यहां लिख दे बच्चे, FADH2 से 2 लिख दे, 2 से UV क्यूनॉन लिख दे। ठीक है, सही है? हाँ, वो मैं लिख नहीं रहा हूं। ये सीक्वेंस किसका है? इलेक्ट्रॉन फ्लो का। जैसे उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो लिखते हैं ना, PS2 के बाद फियोफाइटिन के बाद प्लास्टोक्यूनॉन, फिर साइटोक्रोम B6F, प्लास्टोसाइनिन, फिर PS1। याद आया किसी को? ठीक है, वहां पर कॉपर किसी में था, प्लास्टोसाइनिन। साइनिन शब्द का मतलब कॉपर होता है। ठीक है, जब भी जहां साइनिन आए वहां क्या रहेगा? कॉपर। यहां कॉपर किस में है? साइटोक्रोम A3 में। क्लियर है? ठीक, लिख लो जल्दी से, चलो आगे चलेंगे। हाँ बेटा बोल। कुछ और अभी करेंगे उसको। ठीक है, उसको दिखाएंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट कर रहा है। अभी एनारोबिक में पढ़ेंगे। जल्दी करो बेटा, जल्दी जल्दी, फास्ट। लिख लिया? जल्दी फास्ट। जिनके पास पुराने नोट्स है शायद टेबल बनाई थी ये। हाँ, एक बार एनसीईआरटी रीड करो ध्यान से, कोई लाइन नहीं समझ में आ रही है, क्यूनॉल और क्यूनॉल में डिफरेंस समझ में आ जाएगा। पढ़ाई पे ध्यान दे भाई। ऐसा क्या पढ़ा दिया खुश हो रहा है तो? है, पढ़ाई पे ध्यान रख। अभी क्या चल रहा है? डबल बॉन्ड, एल्कीन। अच्छा, ठीक है, एल्कीन, फिर एल्केन, एल्काइन। अच्छा, फिर ऑक्सीजन आएंगी, जब बेंजीन भी है अभी। उसके बाद हेलो। अच्छा, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, एल्कोहल फिनॉल इथर है भाई साहब, एल्डिहाइड कीटोन। सर्वेश सर को आने तो फिर बात करते हैं। है, सर्वेश सर आ जाएंगे 1 तारीख को। एक को संडे, 2 को। एक को संडे है ना? हाँ, 2 को से। हाँ ठीक है ठीक है, फिजिकल करानी पड़ेगी ना आपको बहुत सारी। है, बोल मत भाई, पढ़ाई कर। बायोमोलिक्यूल में ग्लूकोज के रिएक्शन पढ़ लेना, बाकी मैं करा दूंगा। ठीक है, अपनी एनसीईआरटी रीड कर लेना केमिस्ट्री की, जो मैं कराऊंगा उससे दोनों हो जाएगा। ठीक है, हाँ, मैं स्ट्रक्चर्स करा दूंगा आपको। तो आप क्या करना, PYQ एक बार चेक कर लेना, कौन से क्वेश्चन नहीं बन रहे, वो अपने केमिस्ट्री वाले सर से पूछ लेना। मोस्ट प्रोबेबली ग्लूकोज के रिएक्शंस जो होते हैं वो छोड़ के बाकी लगभग हम लोग करा ले जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आसान भी आता है बायोमोलिक्यूल का। ठीक है, हाँ, इजी आता है केमिस्ट्री में, इजी आएगा। लिंकेज विंकेज आती है कार्बोहाइड्रेट में, वो करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और न्यूक्लिक एसिड तो पूरा ही पढ़ाना है उसमें, DNA वाले चैप्टर में भी है? बस तुम्हें वो बच जाएगा। चलो, हो गया? और धीरे लिखो, लाइको। चलो जल्दी करेंगे बेटा, एक बार एनसीईआरटी पढ़ लो, मुश्किल लिखी है एनसीईआरटी, ध्यान से पढ़ लो। मैं बार बार बोल रहा हूं, ETS की एनसीईआरटी पढ़ लो, खुद से रीड करने की हैबिट डालो।
और ये लास्ट टाइम है जब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे होगे। जो ये एक एक चैप्टर के टेस्ट चल रहे हैं ना, ये लास्ट ही है। इसके बाद नीट के एग्जाम तक कभी समय नहीं मिलेगा एनसीईआरटी पढ़ने का। कोई किसी गलत फहमी में बैठा हो ना कि मार्च में जाके एनसीईआरटी पढ़ूंगा, नहीं होगी। ये ऐसे फर्जी प्लान मत बनाया करो। चैप्टर वाइज टेस्ट के लिए एनसीईआरटी पढ़ सकता है जो पढ़ ले, पर बिना एनसीईआरटी पढ़े भी आपको सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, क्योंकि लगभग कवर हो जाती है एनसीईआरटी। हाँ, लिख लिया। चलो चलें आगे। चलो ठीक है। देखो बेटा, अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि एटीपी एक्चुअल में बनती कैसे है। थोड़ी सी चीजों को समझेंगे तो आपको आसान रहेगा। कौन हमें यहां पर, यहां देखो, ये कौन सी मेम्ब्रेन है? आउटर मेम्ब्रेन है। हाँ भाई, इस जगह को क्या बोलते हैं? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इसका एक और नाम बताओ, एक और नाम बताओ। आउटर चैम्बर। और कोई नाम किसी को याद हो? पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। ठीक है, तीन नाम है इसके, प्लीज ध्यान रखें। तीन नाम है, आउटर चैम्बर, ठीक है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, और क्या है? पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। पेरी मतलब साइड में। जैसे पेरी न्यूक्लियर स्पेस किसे कहते थे? आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच की जगह को न्यूक्लियस में, इसको क्या बोलेंगे? पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। यहां तक समझ में आ रहा है? अब क्या होता है बेटा, हमारे पास किसकी ऑक्सीडेशन करते हैं? एनएडीएच की। किसकी कर रहे हैं? एनएडीएच की। तो ऑक्सीडेशन ऑफ क्या कर रहे हैं? एनएडीएच एंड हमारे पास एफएडीएच2। ऑक्सीडेशन ऑफ एनएडीएच और एफएडीएच2 हमारे पास क्या देगा? ध्यान से सुनेंगे बेटा, क्या देगा? वो क्या करेगा? पंप करेगा किसको? पंप प्रोटोन। कहां से कहां? फ्रॉम मैट्रिक्स। मैट्रिक्स से कहां पर? टू इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। मैट्रिक्स से कहां पर? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। यस और नो? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में हम क्या करेंगे बेटा? इसको पंप कर देंगे। इसको हम क्या कर देंगे? पंप कर देंगे। इधर देखो बेटा, इधर देखो, हमारे पास ये बन गई क्या? सॉरी, ये हमने यहां पर ईटीएस लिख दिया। ये मान लो हमने यहां पर ईटीएस लिख दिया। तो ईटीएस क्या कर रहा है बच्चे? ईटीएस प्रोटोन को यहां लेकर आ रहा है। यस, किसको लेके आ रहा है? प्रोटोन को। और हम किसकी ऑक्सीडेशन कर रहे हैं ईटीएस में? एनएडीएच की। क्या बना रहे हैं? एनएडी प्लस। यस, और वो क्या कर रहा है बेटा? 10 प्रोटोन पंप कर रहा है यहां पर अंदर। ठीक है, एक एनएडीएच से, ध्यान से सुनेंगे, एक एनएडीएच की ऑक्सीडेशन से कितने प्रोटोन यहां पहुंचेंगे? 10 प्रोटोन हमारे पास मूव करेंगे। ये 10 कैसे आए? देखो, एनसीईआरटी ने क्या डायग्राम में लिखा हुआ है, ये डायग्राम चेक करते हैं एक बार। एनसीईआरटी ने बोला है कि ये तो मेरे पास क्या है? एफएमएन एफईएस, ये कॉम्प्लेक्स 1 है। दिख रहा है सबको? ये कॉम्प्लेक्स 1 है। इसको एनसीईआरटी ने बोला है कॉम्प्लेक्स 3, और इस वाले को बोला है कॉम्प्लेक्स 4। एनसीईआरटी कह रही है ये है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। यहां पर कह रही है 4 प्रोटोन इसकी वजह से जाएगा, 4 इसकी वजह से जाएगा, और 2 प्रोटोन इसकी वजह से जाएगा। तो टोटल कितने हो गए? 10। समझ में आ रहा है? एफएडीएच2 की वजह से 4 और ये 2 जाते हैं बस। क्लियर है? तो कॉम्प्लेक्स 1 से कितने जा रहे हैं? 4। 3 से कितने जा रहे हैं? 4। और 2 से कितने, सॉरी 4 से कितने जा रहे हैं? 2। अब ये टोटल कितने हो गए? 10 प्रोटोन।
तो यही चीज हम यहां पर लिख रहे हैं कि जब हम किसकी ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, NaDH की, तो कितने प्रोटॉन मूव कर रहे हैं, 10 मूव कर रहे हैं। क्लियर है? जिसमें 4 मूव कर रहे हैं किसकी वजह से, थ्रू कॉम्प्लेक्स, बताओ, कॉम्प्लेक्स 1, ये समझ में आ रहा है? तो कॉम्प्लेक्स 1 से कितने जा रहे हैं, 4, फिर 4 मूव कर रहे हैं हमारे पास थ्रू कॉम्प्लेक्स 3, और 2 प्रोटॉन मूव कर रहे हैं किसके थ्रू, कॉम्प्लेक्स 4। ये समझ में आ रहा है? और जब मैं FADH की ऑक्सीडेशन करूंगा, FADH2 की ऑक्सीडेशन करूंगा, तो कितने प्रोटॉन मूव करेंगे, 6H+ मूव करेंगे। यस, क्लियर है? कौन से वाले हटा दूंगा मैं, कॉम्प्लेक्स 1 के, क्योंकि कॉम्प्लेक्स 1 का कुछ लेने देना नहीं है किससे, FADH2 से। ये समझ में आ रहा है? जब FADH2 यूज करोगे तो कितने प्रोटॉन मूव कर रहे हैं, 6 मूव कर रहे हैं। क्लियर है? अब देखो मेरी बात सुनो ध्यान से बेटा, जब ये प्रोटॉन वापसी आते हैं, प्रोटॉन कहां से वापसी आते हैं, प्रोटॉन फ्रॉम, कहां से, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। कहां से वापसी आ रहे हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से। किसमें वापसी आ रहे हैं, कम बैक इनटू, किसमें, मैट्रिक्स। किसमें आ रहे हैं, मैट्रिक्स में आ रहे हैं। तो यहां से प्रोटॉन यहां आ रहे हैं, यहां से प्रोटॉन यहां आ रहे हैं, तो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से वापसी आ रहे हैं किसमें, कम बैक इनटू मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में प्रोटॉन वापसी आ रहे हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, मेरी बात समझ में आ रही है? यहां से प्रोटॉन हमारे पास यहां आ रहे हैं, ठीक है, किसके थ्रू आ रहे हैं, F0। किसके थ्रू आ रहे हैं, F0। F0 कौन है, चैनल। कहां है F0, ये रहा। तो यहां से बेटा 4 प्रोटॉन मूव करेंगे, किसके थ्रू मूव करेंगे, इसके थ्रू, F0। F0 क्या है, चैनल। कैसी प्रोटीन है, इंटीग्रल। याद करो, इंटीग्रल प्रोटीन आसानी से रिमूव हो जाती है, नहीं। कौन सी निकलती है आसानी से, पेरिफेरल। ठीक है, प्रोटॉन मूव करने से ये जो हेड है, ये जो हेड है ये घूम जाता है ऐसे, इसमें कन्फर्मेशनल चेंज होती है। तो होता क्या है बेटा, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन, क्या होगा हमारे पास, किसके थ्रू, F0। किसके थ्रू, थ्रू F0। क्या होगा, कन्फर्मेशनल चेंज। ये क्या होता है, कन्फर्मेशनल चेंज। कन्फर्मेशनल चेंज मतलब शेप में चेंज, ऐसे घूम जाता है। तो कन्फर्मेशनल चेंज किसमें हुआ है, अकर इन F1। उससे क्या होगा, उससे क्या होगा बताओ, उससे क्या होगा बेटा, कैटालिटिक साइट एक्टिव हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कैटालिटिक साइट एक्टिव हो जाएगी। किस पर है वो, एक्टिव ऑन F1। उससे क्या होगा, ADP प्लस PI से क्या बन जाएगा, ATP बनेगा। मेरी बात सुनो ध्यान से, प्रोटॉन इधर किसकी वजह से आए हैं, ETS की वजह से। ETS की वजह से यहां प्रोटॉन आ गए, 4 प्रोटॉन जाने से इसमें कंफर्मेशनल चेंज हो रहा है, एक ATP बन रहा है। ये प्रोटॉन जा किससे रहे हैं, F0 से। F0 क्या है, चैनल है। ये कौन सी प्रोटीन है, F1, पेरिफेरल। पेरिफेरल, यस, कैसी प्रोटीन है, पेरिफेरल, यस। उसकी वजह से कौन सा चेंज हो रहा है, कंफर्मेशनल चेंज। क्या बन रहा है, ATP। तो नियम ये है, कितने प्रोटॉन से क्या बन रहा है, देख लो, 4 प्रोटॉन से एक ATP बन रहा है, यस। आपको पता है NaDH से कितने प्रोटॉन आए थे, 10 प्रोटॉन थे, तो कितने बनेंगे, 2.5 ATP। उसको अप्रोक्स हम लोग लिख रहे हैं 3 ATP। एनसीईआरटी अभी तक 3 ही लेके चल रही है। और यहां क्या लिख रहा हूं, FADH2 कितने मूव करेंगे, इसको अप्रोक्स क्या ले रहे हैं, 2 ATP। ये समझ में आया सबको, क्लियर? आपके डायग्राम में एनसीईआरटी ने यहां पर अभी तक 2 ही रखा है, इस डायग्राम में यहां अभी भी 2 ही रखा हुआ उसने, पर लिखे हुए में यहां पर आप देखो, इसमें तो है नहीं, लेकिन जो आपके पास बुक होगी यहां 4 कर दिया है उसने, यहां पर चेंज करके क्या कर दिया है, 4H+ कर दिया है। तो हम इसी को लेके चलेंगे, लिखे हुए की ज्यादा वैल्यू होती है एज कंपेयर टू डायग्राम। समझ में आ रहा है? तो ये गलत है बेटा, क्लियर है? जब नई करेक्शन आएगी तो उसमें कितना आ जाएगा, 4H+ आ जाएगा। सही है, बोलो।
ये समझ में आया? अरे ये समझ में आया नहीं आया? ठीक है। इसका F0 F1 का नाम क्या होता है? हाँ, ये जैसे F0 है और ये F1 है। हाँ भाई, क्या दे रखा है? कुछ की बुक में 4 लिखा हुआ है, कुछ की बुक में 4 लिखा हुआ है बेटा, कुछ की बुक में 4 नहीं है। ठीक है, कुछ की में 2 लिखा होगा। हाँ हाँ, ठीक है ना, तो क्या हो गया? अब मैं हाथ खड़ा कर, किसकी में 4 लिखा हुआ है? ऐसे कैसे इडियट वाले से काम कर रहे हो, है ना? हाँ, पोल करवा दूं किसके में 4 लिखा हुआ है? इलॉजिकल बात है। हाँ? बस भाई, इधर ध्यान दो। क्या पूछना है? बनाओ इसे। क्या वो एसी बंद हो गया? लाइट चली गई होगी ना? हाँ ठीक है। कोई न्यूयॉर्क में थोड़ी रहते हो, पटना में रहते हो तुम लोग। लाइट नहीं जाएगी? दिल्ली में जाती है जब, यहाँ नहीं तो जाएगी वैसे। लिख ले बेटा, जल्दी करो। हाँ बेटा बोल, दोबारा बोल। बच्चे, सिंथेटेज एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है? सिंथेज लिखा हुआ है, सिंथेज लिख ले, सिंथेज होता है। नहीं, सिंथेज होता है। मैं एक्चुअल में क्या है, किसी और एंजाइम में सिंथेटेज लिखा रहता है, सिंथेज होगा। जल्दी करो बेटा। जल्दी करो बेटा। हम्म। FADH2 के पास, FADH2 के पास प्रोटॉन कहां से आया? प्रोटॉन किसको देगा? कॉम्प्लेक्स 2 को देता है ना। मेरी बात सुन, सुन। कॉम्प्लेक्स 3 कितने प्रोटॉन मूव करता है? 4। कॉम्प्लेक्स 4 2। FADH2 किसको इलेक्ट्रॉन देता है? कॉम्प्लेक्स 3 को। उसके बाद कॉम्प्लेक्स 4 आता है, तो 6 हो गए। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अब कॉम्प्लेक्स 1 के साथ कौन इन्वॉल्व है? NADH। तो कॉम्प्लेक्स 1 भी इन्वॉल्व है, 3 भी इन्वॉल्व है और 4 भी इन्वॉल्व है। तो 4 और 4 और 2, 10 हो गए। अब ठीक है? हाँ, और पूछो। भाई तू कितनी बात करता है, पूछ ना कुछ, या लिख ले, है ना? डिस्टर्ब कर रहा है बगल वाले को। वो भी नहीं पढ़ता, तू भी नहीं पढ़ता, है ना? नंबर नंबर नहीं पूछ रहे घर पे अभी? हैं? क्या बताते हो? कितना आ रहा है? 350?
बस। कोई बात नहीं। लिख लिया? तू बेटा कुछ बड़ा करेगा मुझे ऐसा लग रहा है जीवन में। हाँ हाँ। हाँ बेटा, 4 हाइड्रोजन कैसे जाते हैं? वो तो हाइड्रोजन कैरियर होगा, वो तो पढ़ना ही नहीं अब, पहले हट गया सारा वो सब। तेरे को एनसीईआरटी समझ में आ रही है? और डायग्राम में देख पहले, उसमें 10 लिखे हुए हैं। ठीक है। अभी क्या होगा, इसकी थ्योरी पूरी बदलेगी बाद में, कुछ दिन कुछ साल के बाद जब उनको टाइम मिलेगा। तो अभी क्या हुआ है, थ्योरी और डायग्राम को मिक्स करके यही बन सकता है बस। ठीक है। पहले हम प्रॉपर पढ़ाते थे कि यूबी क्यूनॉन से जाता था, यहां से जाता था, अब वो सब नहीं पढ़ा रहे। रीजन क्या है? क्योंकि वो डायग्राम के साथ मैच नहीं कर रहा। पुराने वाले फिगर में तो प्रोटॉन दिखा रखा है कैसे जाते हैं, इसमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो हमने क्या किया, 10 बताए हैं, उसके हिसाब से एटीपी समझाइए। बाकी हमें सीक्वेंस पता होना चाहिए किससे इलेक्ट्रॉन किस में जाता है बस। ठीक है। क्योंकि क्या होगा, अभी थ्योरी भी बदलना बाकी है। उन्होंने डायग्राम बदल दिया, थ्योरी नहीं बदली। एक आध साल लगाएंगे वो उसमें। लिख लिया? तुम में से कोई ईटा वीटा नहीं उठाता है पार्ट टाइम में? हैं? बस भाई, बाद में मैं वीडियो बनाऊं तो कुछ तो होना चाहिए। है? हाँ हाँ। हमें तो समझ नहीं आते बच्चे आते कहां से ऐसे वाले। एक एक तुम लोग हो, नहीं, एक तुम लोग हो दिन भर पढ़ के भी, एक बच्चा भी पता नहीं गया से आया, मिल के गया, दूसरा साल है ड्रॉप उसका, कह रहा सर बीच में बीमार हो गया, ऑपरेशन वगैरह हुआ पूरा। हाँ वही भी मिल के गया नीचे। तो मैं बस ये कह रहा हूँ, सिलेबस इतना सारा है नीट का कि पहले साल में अगर आपने 11 12 नहीं पढ़ा हुआ, क्लोज टू इम्पॉसिबल है कर पाना, अनटिल आपका कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आईक्यू नहीं है। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आईक्यू कैसे पता चल जाता हमें? वो बच्चा 11 12 में से सिर्फ 12th में पढ़ा और 95% है, 11th के उसको कुछ नहीं आता, वैसा कुछ हो तो समझ में आता है। नहीं तो 11 12 का सिलेबस इस लेवल पे करना कि 650 नंबर लाना है एक ही साल में, मुश्किल काम है। कहीं ना कहीं चीजें छूटती हैं। अब उसके साथ बच्चा अगर ईटा भी उठा रहा है तो ये मुश्किल काम है और ज्यादा, मेरे को तो लॉजिकली भी नहीं लग रहा वो, मैं जेन्युइन बता रहा हूँ वो। हाँ मैं उस चीज से बिल्कुल एग्री नहीं करता, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सिलेबस पूरा नहीं हुआ चाहे कुछ भी कर लो, सिलेक्शन नहीं होगा। ज्यादा जरूरी सिलेबस पूरा करना है। ठीक है। हाँ, बाकी तो कुछ तो परेशान है। हाँ ठीक है, कोई नहीं, उठाओ ईटा उठाओ, कोई बात नहीं, आ जाओ पढ़ेंगे। हैं? बस बेटा पढ़ो पढ़ो बस करो। हाँ बेटा, 1 मिनट, 1 मिनट, बोल बेटा। है? तेज बोल, तेज तेज। NADH FADH2 को बोलते हैं रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट वर्ड जो है ना, NADH बेटा मैं बोटनी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, मैं तेरे को रियलिटी बताऊं, अगर तुम्हें फर्स्ट टाइम नीट का करना है तो तुम अगर ऑनलाइन भी पढ़ रहे हो या ऑफलाइन पढ़ रहे हो, 6 7 घंटे लेक्चर करना है, उसके बाद 4 5 घंटे आपको क्वेश्चन बनाने हैं, तब जाके तब जाके वो सिलेबस पूरा होगा, और वो भी जाके बहुत मुश्किल से। उसके बीच में तुम 6 8 घंटे काम भी करोगे तो सोगे कब? वो नहीं समझ में आया मुझे। हाँ वो लॉजिकल नहीं है। चलो आओ, कोई दिक्कत नहीं। चलो इधर देखो, इधर देखो बेटा, प्लीज पढ़ाई करो, इनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। हाँ बेटा बोल। 1 मिनट, अरे यार चिल्लाओ मत, बस 1 मिनट। हाँ बोल बेटा, तेज बोल तेज। एनसीईआरटी ने बोला है कि हम 1 मिनट रुको, अगर मैं आपसे पूछूं एरोबिक रेस्पिरेशन कहां से चालू हो जाता है? क्रैब साइकिल से, सारे सुनेंगे।
इधर देखें सब लोग, क्रैब साइकिल से हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन चालू हो जाता है, लेकिन ऑक्सीजन आती एकदम लास्ट में है। तो एनसीईआरटी क्या लिख रही है कि ऑक्सीजन का रोल लिमिटेड है लास्ट स्टेप में। कायदे से एरोबिक रेस्पिरेशन जैसे ही पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में गया वैसे ही स्टार्ट हो गया, पर ऑक्सीजन का रोल कहां पर आ रहा है, एकदम लास्ट में आ रहा है। ये थोड़ा अजीब बात है, वो ये कहना चाह रहा है। ये चीज समझ में आ रही है? और वो भी लास्ट में कब, लास्ट में कब, जब हमें ऑक्सीजन देनी है साइटोक्रोम ए3 से। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, जो मैं आपको बोल रहा हूं। बेटा एक बोतल दिखाओ। देख बच्चे, अगर आप एक चीज देख सको, मेरी तरफ देखो सारे बच्चे, इधर देखो ध्यान से। ईटीएस कुछ ऐसा है कि यहां से एनएडीएच अपने इलेक्ट्रॉन डाल रहा है, ऑक्सीजन उसे निकाल रहा है। ये बात समझ आ रही है तुम्हें? एनएडीएच अपने इलेक्ट्रॉन डाल रहा है, एफएडीएच2 डाल रहा है, और यहां से ऑक्सीजन उसे निकाल रहा है। अगर मैं यहां पर साइनाइड से ब्लॉक कर दूं, ऑक्सीजन जाने ना दूं, तो इस पूरी बॉटल में इलेक्ट्रॉन भरे रह जाएंगे, क्योंकि निकल नहीं पा रहे हैं। मेरी बात समझ पा रहे हो? ये बॉटल मान लो ईटीएस है, तो इसमें कॉम्प्लेक्स लगे हुए हैं। इलेक्ट्रॉन कौन निकाल रहा है? ऑक्सीजन। सही है। और अगर मैं साइनाइड से ब्लॉक कर दूं, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को साइनाइड से ब्लॉक कर दूं, तो क्या हो जाएगा? इसमें इलेक्ट्रॉन भरे रह जाएंगे, तो पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स रिड्यूस रह जाएगा, ऑक्सीडाइज रह जाएगा, रिड्यूस। ये समझ में आ रहा है? अच्छा, हमारे पास क्या है कि जब आप इधर सुन लो भाई, सुन लिया करो पहले। तुम्हारे पास कभी बाई चांस डॉक्टर बनने का मौका मिला, सुन लो पहले ध्यान से, सुन लो पूरी बात सुनो, तो क्या होगा? तुम्हें बहुत सारी ऐसी एंटीबायोटिक्स पढ़ाई जाएंगी जो सेल के अंदर जाकर किसी चीज को ब्लॉक करते हैं। ऐसे काफी मेडिसिन भी होते हैं, ऐसे केमिकल्स भी होते हैं। हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो ईटीएस पे अलग अलग जगह ब्लॉक करते हैं। पहले हम 3-4 पढ़ाया करते थे, एंटीमाइसिन और कुछ और नाम से। तो अभी सिर्फ एक पढ़ाते हैं, साइनाइड, और वो भी नीड नहीं है क्योंकि कभी पूछा ही नहीं है। तो अगर कोई कोई ऐसा इनहिबिटर है जो साइटोक्रोम सी को ब्लॉक कर दे, इसका मतलब यह है कि साइटोक्रोम सी से इलेक्ट्रॉन नीचे नहीं जा रहे, तो उसके ऊपर का सारा रिड्यूस है, उसके नीचे का सारा ऑक्सीडाइज है। ये समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? मान लो मैं यहां ब्लॉक कर दूं, तो ऊपर इलेक्ट्रॉन भरे हो जाएंगे और नीचे इलेक्ट्रॉन खाली हो जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन ने निकाल लिए। समझ आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो ये डिपेंड करता है, डिपेंड, मान लो मैं कैसे पता लगाता हूं, जैसे आप आगे जाके कभी पढ़ोगे फ्यूचर में कि कौन सा इनहिबिटर कहां ब्लॉक करता है, ये पता ऐसे ही लगाते हैं, क्योंकि उसके बाद पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स ऑक्सीडाइज है या रिड्यूस है। जैसे फॉर एग्जांपल आप सिंपल डायग्राम में देखना, मान लो मैं क्या ये डायग्राम दिखा रहा हूं आपको, ये वाला कोई डायग्राम है या कोई भी डायग्राम है, मान लो ऐसे, मान लो मेरे पास कॉम्प्लेक्स लगे हुए हैं, ये मेरे पास मेम्ब्रेन है, और इस पर मेरे पास ये कॉम्प्लेक्स लगे हुए हैं। ये ठीक है, ये 1 है, ये मान लेते हैं 3 है, ये मेरे पास 4 है। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स है, ये मान लो 5 है, इसका काम नियम है। मैंने अगर यहां ब्लॉक कर दिया तो ये दोनों रिड्यूस, ये ऑक्सीडाइज। यहां ब्लॉक कर दिया तो ये दोनों ऑक्सीडाइज, ये रिड्यूस। ठीक है। अच्छा, मैं कौन सा कॉम्प्लेक्स खराब कर दूं उसके बाद भी एटीपी बनता रहेगा? कॉम्प्लेक्स 1, ठीक है, या कॉम्प्लेक्स 2? उन दोनों में से कोई एक खराब कर दो, एटीपी बनता रहेगा। सोचो, सही है ना भाई? कम बनेगा पर बनता तो रहेगा ना, है? क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स 1 भी यूबिक्विनोन को देता है। अच्छा, यूबिक्विनोन को खराब कर दूं तो नहीं बनेगा एटीपी। क्लियर है? बोलो, यहां तक समझ में आ रहा है? ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं बेटा, यहां से हम एक कंपैरिजन ले लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के साथ, ताकि आपको क्लियरिटी आ जाए। H+ यहां इकट्ठा होता था, तो क्या लिखेंगे? ल्यूमन ऑफ थाइलाकॉइड। ये देखो डायग्राम पे क्या लिखा हुआ है ऊपर, कंपैरिजन ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। यहां पर प्रोटॉन इकट्ठा होता है, क्या लिखेंगे इसे? इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। हाँ भाई, इलेक्ट्रॉन मूव विद द एनर्जी। किसकी ऊर्जा से इलेक्ट्रॉन मूव किए हैं? लाइट। किसकी एनर्जी से मूव किए हैं? लाइट। इसलिए एटीपी सिंथेसिस को हम क्या बोलते हैं? फोटो फॉस्फोराइलेशन। यस। यहां पर किसकी वजह से इलेक्ट्रॉन मूव किए हैं? ऑक्सीडेशन ऑफ NADH। तो ऑक्सीडेशन ऑफ NADH एंड FADH2। सही है, इसलिए इसको हम क्या नाम देते हैं? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। इसलिए एटीपी सिंथेसिस को क्या नाम देते हैं? बताओ क्या नाम दिया उसे? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। यहां तक क्लियर है? अब जा रहे आगे, आगे सुनो। इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहा है? इसमें कहां से आ रहा है इलेक्ट्रॉन? पानी से। इसमें इलेक्ट्रॉन मिल किसको रहा है? NADP+ को।
NADP प्लस इज द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और या अगर रियलिटी में जानो तो डार्क रिएक्शन में जाकर CO2 होता है या PGA होता है, जिसको इलेक्ट्रॉन मिलकर वो शुगर बनाता है। याद करो, मान लो हम इलेक्ट्रॉन किसको देते हैं, NADP प्लस को, क्या बनता है, NADPH। NADPH केल्विन साइकिल का कौन सा रिएक्शन करता है, रिडक्शन, याद है। और PGA से क्या बनाता है, ट्रायोस फॉस्फेट, याद आ रहा है, सही है। पर हम यहां पर लिख रहे हैं NADP प्लस। इलेक्ट्रॉन यहां पे कहां से आते हैं, ग्लूकोज से पहले जाते हैं किस पे, NADH पे, और NADH से फिर किस पे जाते हैं, ETS पे। इसका मतलब वो ग्लूकोज के इलेक्ट्रॉन है जो NADH के पास है। NADH के अपने कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होते, वो किसकी ऑक्सीडेशन के इलेक्ट्रॉन है, ग्लूकोज के, जो अब वो किसको दे रहा है, ETS को दे रहा है। किसको दे रहा है, ETS को दे रहा है। और वो इलेक्ट्रॉन फाइनली किसको मिल रहे हैं, ऑक्सीजन को, क्या बनाने के लिए, वाटर बनाने के लिए। तो अगर आप ध्यान से देखो, ये ग्लूकोज के इलेक्ट्रॉन है जो इस वक्त पानी के पास है। समझ आ रहा है, ये किसके इलेक्ट्रॉन है, ग्लूकोज के इलेक्ट्रॉन है जो किसके पास है इस वक्त, पानी के पास है। क्लियर है, बोलो, यहां तक समझ में आ रहा है। और NADP प्लस यहां फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। क्या ये दोनों फॉलो करते हैं केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, बोथ फॉलो केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। क्या क्लोरोप्लास्ट के बाहर ATP निकलता है, नहीं, जरूरत ही नहीं है। क्लोरोप्लास्ट इज नॉट पावर हाउस, उसका जो ATP बनता है वो डार्क रिएक्शन में खर्च हो जाता है। समझ आ रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया का ATP बाहर निकलता होगा, कहां जाएगा, ER को कहीं देना है, गोल्जी को कुछ कराना है, कोई और प्रोसेस सेल के अंदर कराना है। तो जितने भी सेलुलर प्रोसेस हैं सबके अंदर ATP कहां से आएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू आएगा। यहां तक कोई डाउट है किसी को, भाई एक मिनट ध्यान से सुनेंगे। ATP सेलुलर प्रोसेस में खर्च होता है। आप एक चीज याद करो, आपने वो पढ़ा है मसल कॉन्ट्रेक्शन, मायोसिन, उसके हेड में ATP यूज होता है। अब याद करो, मसल कॉन्ट्रेक्शन में मायोसिन मसल सेल के अंदर है ना। तो इसका मतलब ATP जहां भी चाहिए सेल के अंदर वो माइटोकॉन्ड्रिया से आता है, और माइटोकॉन्ड्रिया ATP बना के बाहर फेंकता है उसे। इसका मतलब उसकी मेम्ब्रेन कहीं ना कहीं ATP के लिए परमेबल होनी चाहिए, या चैनल होने चाहिए ATP बाहर फेंकने के लिए। क्लियर है, यस। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पानी बनता है लगातार, तो वो पानी भी बाहर फेंकना चाहिए। इसका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन पानी के लिए परमेबल होनी चाहिए, नहीं तो फट जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। अरे समझ आया, लगातार पानी बन रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, वो फट जाएगा पूरी तरीके से। तो उसके अंदर काफी ज्यादा चैनल होने चाहिए, क्या बाहर मूव करने के लिए, पानी, और ऑक्सीजन उसमें लगातार आनी चाहिए। क्लियर है, ये सोच पा रहे हो। तो पानी, अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया से पानी निकल के कहां गया, साइटोप्लाज्म में, ऐसे ही तो होगा। सोचो, मान लो ये सेल है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, पानी निकल के यहां से कहां आया, यहां आ गया, यहां से चला गया ECF में। ECF क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, वहां से चला जाएगा ब्लड में, यस, जिसको आप लिम्फ के थ्रू कनेक्ट करते हो ब्लड को। ठीक है, ब्लड में चला गया, ब्लड से कहां चला जाएगा, किडनी अगर ज्यादा है तो बाहर। समझ में आ रहा है, नहीं तो पानी बॉडी में यूज हो जाता है, सेल में यूज करना है सेल कर लेगा, नहीं तो अगर सेल ने उसे बाहर फेंक दिया तो वो किस में चला जाएगा, ब्लड में। ब्लड में अगर ज्यादा है तो फिर बॉडी के क्या आ जाएगा, बाहर। क्लियर है, इसलिए ठंड के समय जब हम पानी नहीं पीते हैं तब भी बॉडी पानी बना सकती है, क्योंकि सेल के अंदर जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेस है, जहां NADH खर्च हो रहा है वहां पर क्या होता है, पानी बनता है। ठीक है, क्लियर है, सही है। फैट ऑक्सीडेशन से भी पानी बनता है, क्योंकि फैट जो होता है ना बेटा, वो भी NADH बनाता है। चाहे फैट हो, प्रोटीन हो, चाहे क्या हो, ग्लूकोज हो, सबकी ऑक्सीडेशन से पानी बनता है, क्योंकि सब लोग NADH और FADH2 बनाते हैं। कोई डाउट, पानी कौन बना रहा है, NADH और FADH2। हाँ बेटा बोल, हाँ, एक मिनट, हाँ बोल। ठीक है, ठीक है, नहीं नहीं, तो बात ये नहीं है, फोटोसिंथेसिस में पानी लेने का दो रीजन है बलमरिन। एक्चुअल में क्या है, प्लांट के सारे सेल में तो फोटोसिंथेसिस होती नहीं है, सारे सेल में नहीं होती, लीफ के कुछ सेल में, और ये पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा क्या होता है भाई, बस ओ भाई, झगड़ा नहीं करो भाई, इधर ध्यान दो, पिटाई कर देंगे तुम्हारी, इधर ध्यान दे। क्या हुआ है, क्या बता रहा है उसको, कुछ नहीं बताना है।
अच्छा सुन, मेरी बात सुन, काम की बात सुन। अरे सुन लो बस भाई, चुप हो जाओ, सुनो। एक्चुअल में, अरे यार क्या हुआ है भाई तुझे? छोड़ दूं पढ़ाऊं? क्या कर रहा है? मैं जो डाउट बता रहा हूं सुन लो, तुम्हारे काम का हो सकता है, तुम लोग सुनते तो हो नहीं। ठीक है, काम का डाउट सुनोगे नहीं फिर आएगा नहीं तुम्हें कुछ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, क्लोरोप्लास्ट को पानी चाहिए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया पानी बनाता है, बैलेंस कर लेंगे। सारे सेल में पहली बात तो क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। दूसरी चीज क्या होता है, प्लांट जो बहुत सारा पानी लेता है वो इसलिए नहीं लेता, उसे फोटोसिंथेसिस करनी है। याद करो जब हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस पढ़ाया था, वहां पर हमने बोला था पानी का कोई डायरेक्ट रोल नहीं है, उतना पानी तो सेल में होता ही है। हम सिर्फ ये समझ रहे हैं कि पानी प्लांट इतना सारा इसलिए लेता है क्योंकि उसे मिनरल चाहिए, बहुत सारा पानी वो बाहर फेंक देता है। और जो पानी फोटोसिंथेसिस को चाहिए वो रेस्पिरेशन में बना होगा, यूज कर लो, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। पर सारे सेल में मतलब फोटोसिंथेसिस होती नहीं है। क्लियर है? सही है। सारे सेल में मेटाबॉलिक वाटर बनेगा जिसके पास भी क्या प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर? और माइटोकॉन्ड्रिया से ये मेटाबॉलिक वाटर कौन बनवा रहा है, NADH और FADH2। क्लियर है? मेटाबॉलिक वाटर समझ में आ रहा है? यस। ठीक है, नोट करो इसे जल्दी से, जल्दी जल्दी फास्ट। और बोलो बेटा। हाँ, क्लोरोप्लास्ट बोला तो डार्क रिएक्शन में, यही तो बोला। क्लोरोप्लास्ट की एटीपी बाहर नहीं आती क्योंकि क्लोरोप्लास्ट किसी के लिए एटीपी बनाता ही नहीं है, वो अपने लिए बना रहा है सिर्फ। हाँ बेटा। हाँ ठीक है, यही तो नेचर है, साइकिल पूरी करते हैं। मैं वही तो तेरे को बोल रहा हूं, इसे ही साइकिल कहते हैं। जो फोटोसिंथेसिस का सबस्ट्रेट है, प्रोडक्ट है, वो रेस्पिरेशन का सबस्ट्रेट है। ऐसे देखना, रिएक्शन अपोजिट है ना। फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन की रिएक्शन अपोजिट नहीं है। बचपन में पढ़ा ये वाली बात, याद आ रहा है किसी को? चलो बैलेंस शीट लिख रहे हैं जल्दी से, जल्दी जल्दी फास्ट, जल्दी करो बेटा, जल्दी जल्दी फास्ट। लिख लिया? हाँ बेटा, बोल बोल बोल। फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मतलब? मैंने बोला फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो NADP प्लस है, उससे NADPH बन जाएगा, उसकी रिडक्शन हो जाएगी। ठीक है? हाँ, हम लोग इसमें वो भी लिख सकते थे, PGA भी लिख सकते थे, पर हम लोग उस रिएक्शन को लिख रहे हैं। और भाई ये वाला कर रहे हैं जरा, टोटल एटीपी एरोबिक रेस्पिरेशन में लिखो जरा, स्टार्ट करते हैं। ग्लाइकोलिसिस में एटीपी कितने बनेंगे, डायरेक्ट एटीपी? 2 बनते हैं। यस, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस में डायरेक्ट एटीपी कितने बनेंगे बेटा, 2। ठीक है, डायरेक्ट एटीपी हमारे पास 2 बन रहे हैं ग्लाइकोलिसिस में। ठीक है, NADH कितने बन रहे हैं, 2 बनता है, एक कहां बन रहा है? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से 2 एटीपी, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से 6 एटीपी, टोटल कितनी हो गई हमारे पास, 8 एटीपी। ये समझ में आ रहा है? ग्लाइकोलिसिस में डायरेक्ट एटीपी कितने बनते हैं, 2, है ना, SLP कहते हैं उसे। लिंक रिएक्शन में SLP नहीं है बेटा कोई भी, सिर्फ NADH है। कितने, 2 हैं, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, लिंक रिएक्शन किसके लिए लिख रहे हैं, फॉर 2 पाइरुवेट। किसके लिए लिख रहे हैं, 2 पाइरुवेट के लिए। तो जब 2 पाइरुवेट के लिए लिख रहे हैं तो 2 NADH हो गए, SLP है नहीं, तो कितने एटीपी बन रहे हैं यहां पर, 6 एटीपी। तो नेट में यहां पर 6 ही लिख रहा हूं क्योंकि और तो कुछ ऐड करने के लिए है नहीं। क्रैब साइकिल, क्रैब साइकिल ध्यान से सुनेंगे बेटा। क्रैब साइकिल में 2 एसिटाइल को ए के लिए लिखूंगा, पहले मैं 1 के लिए लिखूंगा फिर 2 के लिए कर दूंगा इसे। क्रैब साइकिल में 1 एटीपी डायरेक्ट बनता है। यस, और कितने NADH बनते हैं मेरे पास, 3 NADH हैं
और एक FADH2 है। यस, एक क्या है? FADH2। यस, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन 1 ATP, ऑक्सीडेटिव हो गई 11 ATP। तो टोटल कितने हो गए मेरे पास? ये 12। अब 12 ATP को मैंने 2 से मल्टीप्लाई करके 24 कर दिया। क्यों कर दिया 2 से मल्टीप्लाई? क्योंकि किसके लिए? ये 2 एसिटाइल कोए के लिए। किसके लिए हो गया ये? 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया है? ये समझ में आ रहा है सबको? ये 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया है? क्योंकि 2 एसिटाइल कोए हैं। तो यहां पर कितने आ गए टोटल? 24 एटीपी आ गए। यहां पर कितने आ गए टोटल? 24 एटीपी आ गए। अब इसको ऐड कर दो, कितना आ गया? 38 एटीपी। क्लियर? अब यहां से क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं सुन लो ध्यान से। एक ग्लूकोज से टोटल NADH कितने आ रहे हैं? फिर मैं लिख सकता हूं टोटल SLP एरोबिक रेस्पिरेशन में। टोटल FADH2 बताओ। कोई काउंट कर पा रहा है? 10 आ रहे हैं ये? किसी को 10 दिख रहे हैं ये देखो, 2 ये रे, 2 4, और इसको डबल कर दो 3 को, 10 हो गए। टोटल SLP 4 आएंगे, 2 ग्लाइकोलिसिस और एक क्रैब साइकिल जिसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यस, और टोटल FADH2 कितने आएंगे? 2। ठीक है, 10 की ATP कितनी आएगी? 30। 30 यहां आ गई 34, और ये 4 38। तब भी ऐसे भी आ जाएगा। टोटल NADH कितने हैं? 10। FADH2 2। कितने हो गए टोटल? 34 हो गए। और 2 ATP डायरेक्ट है SLP के ग्लाइकोलिसिस में। SLP के क्या है? 2 ATP। किसी को याद भी है SLP क्या होता है? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइल। 4 हो गया, 2 + 2। ठीक है, नोट करो जल्दी से, चलो फटाफट से नोट करो बेटा जल्दी। बस भाई, बोलो जल्दी बोलो। लिख लिया? लिख लो बेटा जल्दी से। बस भाई, लिख लिया? एनसीईआरटी उसका देखो, आम का अचार पड़ेगा कि मिर्ची वाला पड़ जाएगा? पढ़ लेना उसे, वाला टॉपिक पढ़। रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट जल्दी से। पता नहीं क्या करेंगे एनसीईआरटी के साथ। बस, तुम बोल रहे हो, तुम्हारी सुन कौन रहा है पहले ही बताओ? है कोई सुनता है घर में भी? फिर पढ़ाई करो।
लिख लिया? जल्दी बताओ बेटा, आज तुम इतनी देर तक क्यों पढ़ रहे थे भाई? सर पढ़ा रहे थे? हैं? हैं? अब नहीं आएंगे सर? शादी है सर की, ऐसा उन्होंने बोला भी है? अच्छा, सर ने तुम्हें बता के बोला बताना नहीं? सही है, बहुत सही। चलो पढ़ते हैं, कोई नहीं। देखो बेटा, मैं एकदम क्लियर हूं। जितना मुझे आता है, मुझे याद है वो सारा अब। तो मेरे को क्लास में किसी तरह का कोई डिस्कशन करने की आवश्यकता नहीं है। जब हम स्टार्टिंग के डेज में पढ़ाते थे, कुछ भूल जाते थे तो मोटिवेट करते थे। मान लो कोई टॉपिक में पढ़ के आया, मैं भूल गया तो फिर मैं मोटिवेट करता था। ठीक है, क्योंकि हमें डर रहता था कहीं भूल ना जाए। सही है, अब उतनी नीड नहीं है हमें, तो इसलिए मैं फर्जी मोटिवेशन नहीं करूंगा। आप सबको पता है 11th आधी से ज्यादा आपकी मतलब अगर कंप्लीट नहीं है तो खराब सिचुएशन में हो। क्लियर है, बिल्कुल बता रहा हूं। तो अपने जो चैप्टर्स हो गए हैं उनको रिवाइज करो, प्रॉपर टेस्ट दो। दोबारा से जो टेस्ट हो चुके हैं उनको फिर लगा सकते हो, असाइनमेंट फिर बना सकते हो। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि कुछ नया आएगा उतर के, आप उन्हीं असाइनमेंट को दोबारा बनाना चालू कर दो। समझ में आ रहा है? कुछ टारगेट बना लो खुद के। क्लियर? कोई कुछ नहीं बदलेगा, कल आओगे कल भी वैसा ही रहेगा दिन, परसों आओगे फिर वो दिन वैसा ही है। ऐसे करते करते महीना निकलेगा, फिर 12th हो जाएगी, मार्च आ जाएगा, बहुत जल्दी आता है। आपका नवंबर से मार्च सबसे फास्ट आता है। आ जाओ भाई, ये बातें कुछ लिखी हुई हैं, सुन लो ध्यान से क्या लिखी हुई हैं। अरे भाई सुन लो ध्यान से, सुनो सुनो सुनो। क्या है? बैक्स लिखा नहीं तुमने अभी तक? जल्दी लिखो। अब सुनो ध्यान से, लिख लिया सबने? अब सुनो जो मैं बोल रहा हूं, एनसीईआरटी क्या कह रही है। देखो भाई इधर सुनो ध्यान से। जैसे मान लो तुमको कहीं, सुन लो पहले, तुम्हारे काम की बात बोल रहा हूं। वो टॉपिक क्या लिखा हुआ है एटीपी बैलेंस शीट का, वो क्या लिखना चाह रहा है? वो ये लिखना चाह रहा है कि मान लो तुमको डेली वेज पे कोई काम मिल गया, जॉब मिल गई, जिसमें तुम ईटा ही उठा रहे हो मान लो डेली। ठीक है, 100, सुन लो पूरे पूरी बात सुनो। तुमको 100 रुपए मिल रहा है एक दिन का, तो तुम कैसे कैलकुलेट करोगे? एक दिन का 100 रुपए, तो 30 दिन का मेरा 3,000 हो गया। पर उसमें वो दिन भी नहीं आएगा जिस दिन हो सकता है तुम्हें एक्स्ट्रा काम मिल जाए। ठीक है, 200 मिल सकते हैं। ऐसा भी दिन आएगा जिस दिन तुम छुट्टी कर लोगे, ऐसा भी दिन आएगा तुम लेट पहुंचोगे। तो मैं क्या बोल रहा हूं, एनसीईआरटी ने क्या बोला है पहले बात को समझो। एनसीईआरटी ने बोला है कि एटीपी कैलकुलेशन एक थ्योरेटिकल एक्सरसाइज है। रियल में आप एक ग्लूकोज से टोटल एटीपी कैलकुलेट कर ही नहीं सकते, वो प्रैक्टिकल है ही नहीं। उसका उसने रीजन ये बताया है कि यार ऐसा नहीं हो सकता कि जितने भी, ध्यान सुने, उसके लिए कह रहा है कुछ अजम्पशन करनी पड़ेगी। क्या? सबसे पहली अजम्पशन, ये सारे प्रोसेस सीक्वेंस में चले। फॉर एग्जाम्पल, जो पाइरुवेट बना है ग्लाइकोलिसिस में, सारा का सारा पाइरुवेट अपने आप क्रैब साइकिल में जाए या लिंक रिएक्शन में जाए। कई बार क्या होता है, पाइरुवेट अमीनो एसिड बना देता है एलानिन, तो कहीं और ना जाए। समझ आ रहा है? जैसे हम क्या बोल रहे हैं आपको, कि जो कैलकुलेशन आप करते हो उसमें खर्चे नहीं जोड़ते, कुछ प्रॉब्लम नहीं जोड़ते। फिर क्या होता है, जैसे हम लोग बजट बनाते हैं घर का, उसमें ये सारी चीजें थोड़ी जोड़ते हैं कि अचानक से कोई बीमार हो जाएगा तो क्या करेंगे। ऐसे ही सेल के अंदर जो ये 38 की कैलकुलेशन है ना, ये थ्योरेटिकल है, उसकी कुछ अजम्पशन है तभी ये ठीक बैठेगी। पहला, ये सारे प्रोसेस सीक्वेंशियल हो। मतलब क्या हुआ कि जो प्रोडक्ट है एक प्रोसेस का, प्रोडक्ट ऑफ वन प्रोसेस, वो जाकर क्या करे, एंटर करे अदर प्रोसेस में। समझ में आ रहा है? एंटर इनटू अदर प्रोसेस, दूसरे प्रोसेस में जाए। जैसे अगर आप देखो ध्यान से, ग्लाइकोलिसिस के बाद जो पाइरुवेट बना, वो कहां जाए? लिंक रिएक्शन में जाए। लिंक रिएक्शन से वो चीज कहां जाए? एसिटाइल को एक किस में जाए? क्रैब साइकिल। और जो भी चीजें बनी एनएडीएच, वो सारे एनएडीएच किस में जाए? ईटीएस में जाए। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, एनएडीएच के पास ऊर्जा है, एनर्जी है और इलेक्ट्रॉन है। सेल के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोसेस होते हैं जिसमें एटीपी के अलावा एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। मान लो कहीं ऑक्सीडेशन चल रहा है, रिडक्शन चल रहा है, तो क्या हम उस एनएडीएच को वहां खर्च नहीं कर सकते? करेंगे। तो एनएडीएच ट्रांसफर इनटू, ओनली इनटू ईटीएस, ये तभी पॉसिबल है ओनली इनटू ईटीएस हो। मतलब ये कहना चाह रहा है, देखो ये टॉपिक क्या कह रहा है, ये टॉपिक कह रहा है
कि 38 एटीपी या 36 एटीपी की कैलकुलेशन तभी सही बैठेगी जब मैं कुछ अजम्पशंस करूंगा। पहला अजम्पशन, ये सारे प्रोसेस सीक्वेंस में चले, एक प्रोसेस का बना हुआ प्रोडक्ट दूसरे में सबस्ट्रेट की तरह काम करे। ये समझ में आ रहा है? दूसरा, जो भी एनएडीएच बना वो सारा एटीपी बनाने के लिए कहां जाए? ईटीएस में जाए, कहीं और यूज ना हो। ऐसा होता ही नहीं है, कहीं ना कहीं वो यूज हो जाएगा क्योंकि बहुत सारे प्रोसेस चलते हैं। तो क्या हो, एंटर इनटू अदर प्रोसेस ओनली इनटू ईटीएस, नॉट यूटिलाइज किसमें? अदर प्रोसेस में। यस, अदर प्रोसेस में, सही है। नो इंटरमीडिएट यूज टू सिंथेसाइज, कोई भी ऐसा इंटरमीडिएट नहीं है जो क्या बनाए? सिंथेसाइज करे। क्लियर है? एनी अदर कंपाउंड, मेरी बात सुनना ध्यान से, कोई भी ऐसा इंटरमीडिएट मतलब हम कुछ और बनाने के लिए यूज ना करें। देखो मैं बताता हूं, आपके पास क्रैब साइकिल है, क्रैब साइकिल में हमारे पास एक होता है अल्फा कीटो ग्लूट्रेट। अब अल्फा कीटो ग्लूट्रेट से आप एक अमीनो एसिड बना सकते हो, ग्लूटामिक एसिड। अब ये मान लो आपने एसिटाइल कोए लिया, उससे आपने अल्फा कीटो ग्लूट्रेट तक पहुंचे। अब जब आगे का प्रोसेस करोगे तभी तो आगे एनएडीएच मिलेगा। आपने उठा के इससे ग्लूटामिक एसिड बना लिया तो खत्म हो गया वहां पर। मेरी बात समझ में आ रही है? वो क्या कहना चाह रहा है? कह रहा है सब कुछ सीधा सीधा जाना चाहिए, प्रोसेस आपस में जुड़े रहे सीधे सीधे, एनएडीएच जो बने वो सारा ईटीएस में जाके एटीपी बनाए। और ये क्या कह रहा है? कोई भी इंटरमीडिएट यूज होना चाहिए, मतलब नॉट यूज टू सिंथेसाइज एनी अदर कंपाउंड। मतलब ऐसा नहीं कर सकते आप कि कोई भी इंटरमीडिएट को निकाल कर कुछ बना सको। मतलब क्या हुआ समझो, मतलब ये हुआ कि जैसे हमारे पास नॉर्मली क्या हो सकता है, पाइरुवेट से आप क्या बना सकते हो? एलानिन। पाइरुवेट क्या दे सकता है? कैन गिव एलानिन। पर अगर 38 एटीपी निकालनी है तो पाइरुवेट क्या होगा? एलानिन ना बनाए। समझ में आ रहा है? ये कह रहा है। लास्ट है, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट सिर्फ ग्लूकोज हो। पर हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ाया था 4 तरह के कंपाउंड हो सकते हैं। कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ऑर्गेनिक एसिड्स। याद आ रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है कि सारा का सारा एसिटाइल कोए सिर्फ ग्लूकोज से आए? मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं। किसने किसने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्रैकिंग पढ़ा है? क्रैकिंग होता है बिगर हाइड्रोकार्बन को छोटे हाइड्रोकार्बन में तोड़ना। ठीक है, ध्यान से सुनना। जो फैट हम लोग खाते हैं उसमें फैटी एसिड और ग्लिसरॉल होता है। ठीक है, ग्लिसरॉल ग्लाइकोलिसिस में जाके एनर्जी बनाता है। फैटी एसिड इज नथिंग बट लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर रिपीट कर रहा हूं, फैटी एसिड इज नथिंग बट लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। एक सीओएच ग्रुप, काफी लंबी चेन। तो बड़े फैटी एसिड को छोटे फैटी एसिड में पेरोक्सिसोम तोड़ता है। बड़े फैटी एसिड को छोटे फैटी एसिड में कौन तोड़ता है? पेरोक्सिसोम। ठीक है, अब छोटे फैटी एसिड्स को एसिटाइल कोए में कन्वर्ट करता है कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। कौन कन्वर्ट करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसका मतलब यह हुआ एसिटाइल कोए फैटी एसिड से भी आ सकता है। और हम यहां क्या कह रहे हैं? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इज ओनली ग्लूकोज। ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो कैलकुलेशन है किसकी? कैलकुलेशन ऑफ एटीपी, जो भी हमने कैलकुलेशन करी वो कैसी एक्सरसाइज है? थ्योरेटिकल एक्सरसाइज है। मेरी बात समझ में आ रही है? उसके लिए हमने क्या क्या रीजन बताए हैं देख लो। पहला, सब कुछ सीक्वेंस में चले। दूसरा, सारे एनएडीएच क्या बनाए? एटीपी बनाए। तीसरा, कोई भी बीच की चीज कुछ और कंपाउंड बनाने ना जाए। अभी सेल को प्रोटीन की जरूरत है तो मैं एलानिन नहीं बनाऊंगा, मैं एटीपी बनाऊंगा। ऐसा नहीं होता। एक वर्ड पढ़ाते थे, अब हट गया वो टॉपिक, एक वर्ड पढ़ाते थे फ्लक्स। वो पढ़ाते थे हम किस में? बायोमोलिक्यूल में। फ्लक्स क्या होता है? सेल के अंदर, मेरी बात समझो ध्यान से, सेल के अंदर कोई आदमी तो नहीं बैठा हुआ है जो चीजें चला रहा होगा। आप सोचो, हजारों लाखों रिएक्शन अपने आप चल रहे हैं। पहली चीज एंजाइम करा रहा है, दूसरी कोई तो चीज होती होगी ना जो उसको ड्राइव करेगी, कुछ तो होता होगा। ऐसा तो नहीं है भाई, देखो डीएनए सिर्फ क्या बना सकता है? एंजाइम बना के दे देगा। पर क्या ऐसा है सेल के अंदर जो चीजें चला रहा है? उसे कहते हैं नीड। मान लो मुझे इस चीज की नीड है तो वो कन्वर्ट होने लगेगी। कोई चीज ज्यादा हो गई दूसरी तरफ जाने लगेगी। इन सब चीजों को कहते हैं फ्लक्स। इसीलिए एनसीईआरटी ने एक लाइन लिखी थी वहां पर कि जो हमारे पास वहां पर जो इक्विलिब्रियम टाइप्स की चीज होती है ना, वो स्टेडी स्टेट नहीं होती। कोई चीज बन के रुकती नहीं है, वहां पर लगातार कन्वर्ट होती रहती है। और हर एक चीज का एक लेवल सेट है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं। हमारी बॉडी, जब आप मान लो डॉक्टर बन रहे हो, मैं फिर मान लो बोल रहा हूं, आप डॉक्टर बन रहे हो, तो आप डॉक्टर बनने के बाद सबसे पहले आपको क्या किया जाएगा?
आपको कुछ चीज की वैल्यूज याद कराई जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल ब्लड में ग्लूकोज का ये कंसंट्रेशन है, उन वैल्यू से जब चीजें कम ज्यादा होती है तो बॉडी उस वैल्यू की तरफ आने के लिए काम करती है। मेरी बात समझ में आ रही है? फॉर एग्जाम्पल हम कह रहे हैं कि ब्लड में यूरिया बढ़ गया, तो यूरिया को कैसे कम करना, उसके सारे मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाते हैं जो भी हैं सारे, और आपको जो चेंजेस दिखेंगे बॉडी में उसी के अकॉर्डिंग दिखेंगे। मेरी बात, कोई भी ऑर्गन क्यों खराब हो जाता है बॉडी का, लिवर खराब हो गया क्योंकि कोई पर्टिकुलर चीज का लेवल फ्लक्चुएट कर गया, उसको बैलेंस करने के लिए उसको या तो एक्स्ट्रा काम कर रहा है, कम काम कर रहा है, वो सारी चीजें। ये समझ में आ रहा है? तो ऐसे याद होगा कि ग्लूकोज का ये लेवल होना चाहिए और ये केमिकल का ये लेवल, ये सारे लेवल्स होते हैं। उन लेवल को जब तक मेंटेन नहीं रखोगे चीजें, बॉडी हमारी प्रॉपर फंक्शन में नहीं होगी। तो सारे ऑर्गन, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि ऑक्सीजन का लेवल घट गया, तो अब क्या होगा, हार्ट बीट बढ़ेगी, आरबीसी प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो सारा मैकेनिज्म किस तरफ जा रहा है, उस लेवल को नॉर्मल आने पे। समझ आ रहा है? ऐसे ही सेल के अंदर सब कुछ अपने आप चल रहा है। तो जो 38 एटीपी की कैलकुलेशन है वो सही नहीं है, मतलब थ्योरेटिकल है, कर तो लेते हैं हम, वो थ्योरेटिकल है, क्योंकि उसमें हमने बहुत सारी चीजें कंसिडर नहीं किया। ऐसा हो ही नहीं सकता कि पूरे ग्लाइकोलिसिस में से कोई चीज निकले ही नहीं बनाने के लिए कुछ, ऐसा हो ही नहीं सकता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एनएडीएच कहीं और भी यूज हो सकता है। क्लियर है? नोट करो इसे जल्दी से, जल्दी करो, जल्दी जल्दी फास्ट बेटा। बेटा हम सब में सबसे ज्यादा याद है सर्वेश सर को, इसलिए वो कभी बात नहीं करते क्लास में। उनमें ऐसा लग रहा है किसी ने सेल डाल के छोड़ दिया, वो सीधे पढ़ा रहे हैं, बैटरी लगा दी है। हाँ है मालिक्यूल, हाँ। और तुम एक चीज और कंपेयर करोगे, क्योंकि क्या होता है नीट में बच्चों की मैथ कमजोर होती है, तो इसलिए उनको थोड़ा डर रहता है। जेई में उनके ज्यादा बच्चे उनको पसंद करते हैं, क्योंकि वो एकदम जो पढ़ाते हैं सीक्वेंस वाइज और कॉन्सेप्ट वाइज वही पढ़ाते हैं जो आता है, उसके अलावा वो पढ़ाते ही नहीं, क्योंकि ये साल बहुत ज्यादा हो गए हैं पढ़ाते हुए। तो हम लोग भी कोशिश ये करते हैं कि चीजें वही पढ़ाएं जो आती हैं, एक्स्ट्रा ने से कुछ नहीं होगा, लास्ट में आप उसको समेट ही नहीं पाओगे। क्लियर है? तो मैं फिर बोल रहा हूं, जो आपकी कॉपी में लिखा हुआ, आप में से जो बच्चे एनसीईआरटी नहीं भी रिवाइज कर पाए, अपनी कॉपी आपको याद है, मैं बायो की बोल रहा हूं, उसके बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन, चांसेस नहीं होते हैं। बहुत डीप एनसीईआरटी की लाइन पूछ देगा तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं हुआ है कभी, बहुत डीप वो पूछा ही नहीं आज तक कुछ। ठीक है? और वो डीप लाइनें हम कहां कवर कर रहे हैं, असाइनमेंट में कवर कर रहे हैं। सही है? तो फिर तो हो गया, डीप लाइन देख लिया, ठीक है, वो भी वहां से वो टॉपिक देखो जो आपको नहीं आते। ठीक है? अपनी पर्टिकुलर पैराग्राफ सारा देखने जाओगे, अब टाइम नहीं है आपके पास। ठीक है? क्या लिखा हमने, लिख ले इसको भाई। 38 और 36 एटीपी की कैलकुलेशन है वो, और देख लो बस। यार कितने आराम आराम से लिखते हो तुम लोग, जल्दी करो जल्दी। चलो करते हैं। देखो इधर, देखो बेटा, हमारे पास ये एक चीज है, 38 और 36 एटीपी का क्या है, पहले इधर देखो सारे बच्चे, इधर देखो। हमारे पास ग्लूकोज से पाइरुवेट में कितने एनएडीएच, बेटा प्लीज फोकस करो, कितने एनएडीएच बनते हैं, 2। ये एनएडीएच अंदर आएंगे, बोर्ड पे ध्यान दो, ये एनएडीएच अंदर आएंगे। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, हमारे पास क्या होता है, मैं आपको एक चीज समझाता हूं। कितने बच्चों को C4 साइकिल याद है, ध्यान से सुनना। C4 साइकिल में, ध्यान सुनेंगे सब लोग, C4 साइकिल में अगर आपको याद हो, NADPH हम डायरेक्टली नहीं ले गए थे, NADPH को मैलेट की मदद से इनडायरेक्टली मूव किया था मीजोफिल सेल से बंडल शीट सेल। याद आ रहा है? ये याद आ रही है बात? ठीक है। ऐसे ही क्या होता है, बहुत सारी चीजें डायरेक्ट ना मूव करके इनडायरेक्टली अंदर ले जाई जाती हैं, उसको हम कहते हैं शटल सिस्टम।
शटल सिस्टम का एक्चुअल मीनिंग होता है कि जैसे मान लो आपकी यहां से कोई बस लग गई है, घर तक जाने के लिए कोई बस है कोई प्रॉपर तरीके से, तो उसे शटल बोलते हैं। ठीक है, शटल उसे ही बोला जाता है। तो होता ही है बेटा, जो भी एनएडीएच बना है ग्लाइकोलिसिस में, एनर्जी बनाने के लिए उसे अंदर जाना पड़ेगा, अंदर जाकर ईटीएस में एनर्जी बनानी पड़ेगी। अलग अलग सेल्स में अलग अलग टाइप के शटल सिस्टम यूज होते हैं। एक शटल सिस्टम का नाम है मैलेट एस्पार्टेड शटल। अगर ये वाला शटल यूज होगा तो दो एनएडीएच जो मूव करता है, मूव करेगा कहां पर? इनसाइड। कहां पर? माइटोकॉन्ड्रिया। और ये कितनी एटीपी देता है बेटा? ये देता है 6 एटीपी। कितनी एटीपी देगा? 6। ये शटल सिस्टम क्या है बेटा? हमें क्या करना है, ध्यान से सुनो। एनएडीएच ऑफ ग्लाइकोलिसिस, उसको कहां मूव करना है? कहां मूव करना है बताओ? नीड टू मूव। कहां मूव करना है? नीड टू मूव किसमें? इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया। कहां मूव करना है? माइटोकॉन्ड्रिया में मूव करना है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? हमें एनएडीएच ऑफ ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस का जो एनएडीएच है उसको मूव करना है इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर लेकर आना है। उसके लिए मेरे पास दो टाइप के शटल सिस्टम होते हैं। कितने टाइप के शटल सिस्टम है? दो टाइप का हमारे पास शटल। शटल का मतलब होता है ले जाने के लिए सिस्टम है। एक का नाम है मैलेट एस्पार्टेड शटल। मैलेट एस्पार्टेड शटल, ये जब दो एनएडीएच ले जाता है तो 6 एटीपी बनते हैं। दूसरे का नाम है हमारे पास ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल। इसमें दो एनएडीएच से 4 एटीपी बनते हैं। दो कम हो गए, बोलो। तो इसका मतलब इस वाले केस में टोटल कितने एटीपी हो जाएंगे? 36। इसमें 4 एटीपी हो गए, दो कम हो गए। तो इसलिए इसमें कितने एटीपी बनेंगे बेटा? इसमें बनेंगे 36 एटीपी। और इस वाले में कितने बनेंगे? 38। अब क्या होता है कि दिक्कत यही है, टॉपिक जो है ना आएगा तो है नहीं, पर फिर भी आपको क्योंकि कुछ बुक्स में है या पुराने क्वेश्चंस में है तो इसलिए बता देते हैं। आपके कई बार क्या होता है, हम लोग कंफ्यूज भी रहते हैं कि 36 38, नॉर्मली हम लोग 38 ही ले लेते हैं। 36 कब बनता है? जब अलग शटल सिस्टम होगा। ये ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल किसको ले जा रहा है? इस एनएडीएच को कहां ले जा रहा है? अंदर ईटीएस में। तो दो एटीपी कम बन रहे हैं। यस, कितने बन रहे हैं? 4। जब ये वाला शटल सिस्टम ले जा रहा है तो कितने बन रहे हैं? 6। इसलिए यहां 38 है और यहां कितने बेटा? यहां कितने हमारे पास? 36। समझ में आ रहा है? अब ये होता है मेरे पास किसमें? मसल्स में और न्यूरॉन्स में। ये वाला किसमें होता है? मसल्स में और न्यूरॉन्स में। और ये वाला होता है हार्ट में, लिवर में और किडनी में। मेरी बात सुनना ध्यान से। आप जब आगे जाओगे फ्यूचर में आपको दोबारा कभी ग्लाइकोलिसिस पढ़ने को मिलेगा, तो जो हम हेक्सोकाइनेस पढ़ते हैं उसके साथ आपको एक एंजाइम और पढ़ने को मिलेगा फ्यूचर में, ग्लूकोकाइनेस। ठीक है, हेक्सोकाइनेस की एक फॉर्म होती है ग्लूकोकाइनेस। मतलब बेसिकली क्या है? ग्लूकोकाइनेस ग्लूकोज यूज करता है, फ्रक्टोज यूज नहीं कर सकता। हेक्सोकाइनेस दोनों यूज कर सकता है। और अगर आपको याद हो, न्यूरॉन्स एनर्जी के लिए सिर्फ ग्लूकोज यूज कर सकते हैं, ये पता है किसी को? न्यूरॉन्स कोई और शुगर यूज करता ही नहीं है। न्यूरॉन्स हमेशा क्या यूज करता है? ग्लूकोज यूज करता है। ये क्लियर है? फ्रक्टोज वगैरह यूज नहीं कर सकता। सही है? तो उस सेंस में पढ़ाया जाएगा। अभी के लिए शटल सिस्टम ये देखो, इस टॉपिक का सिर्फ क्या मतलब है? 38 क्यों बनेंगे, 36 क्यों बनेंगे? दो एटीपी खर्च हो गए ले जाने में तो 36 एटीपी, खर्च नहीं हुए तो 38 एटीपी। किसमें 36 बनते हैं? मसल्स में और न्यूरॉन्स में। इसमें कितने बनते हैं? 38। बस ये नोट कर लो। चांसेस ऑफ क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो कभी आया नहीं आज तक, मैंने देखा नहीं क्वेश्चन, लगभग ना के बराबर इस टॉपिक से। जल्दी, फास्ट, जल्दी करो बेटा, जल्दी जल्दी। आपकी सुबह कितने बजे क्लास होती है? 8 बजे। पहली क्लास किसकी होती है? ठीक है। आज चालू हुई थी 8 बजे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो बजाओ है।
एम्फीबॉलिक पाथवे बताना मुझे। अभी तो टाइम है तुम्हारा। क्या क्लास कितने बजे खत्म हुई है? नहीं, खत्म कितने बजे हुई है पिछली? 12:40 पे ना खत्म हुई है ना? 11:40 पे, जो भी है। ठीक है, पढ़ो पहले, इसमें लिखो जल्दी। अरे रुक जा भाई, रोते रहते हो 24 घंटे। जल्दी करो। एम्फीबॉलिक पाथवे बताना पहले मुझे। जल्दी जल्दी फास्ट। अब तुम एल्कीन एल्काइन पढ़ते रहोगे तो मैं भी तो पढ़ाऊंगा। नहीं? हाँ। है? स्टोरी बताई सर ने? चिन्मयानंद वाली? सो है? स्वामी चिन्मयानंद ने जो सुनाई थी? है? है? दो, कौन सा 2 अक्टूबर गए थे वो लोग स्वामी चिन्मयानंद के आश्रम में? है? लिख लो जल्दी। है? क्वेश्चन आएगा नीट में, क्या खाया था वहां पे? पाव भाजी। हाँ, हेडिंग डालो, एम्फीबॉलिक पाथवे, है ना? हाँ, 4 को वापसी आ गए थे। इधर लिखो, हेडिंग डालो बेटा, लास्ट टॉपिक है आज का। जल्दी हेडिंग डालो बेटा, एम्फीबॉलिक पाथवे। हेडिंग डालिए प्लीज, जल्दी बताना। यहाँ पे क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ, इसका एक क्वेश्चन आया हुआ है कि प्रोटीन्स कहां जाके एनर्जी बनाती है। पहले सुनो ध्यान से, आपके खाने के सोर्स में कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो होते हैं हमारे पास ग्लूकोज, एक होता है फ्रक्टोज, और एक होता है गैलेक्टोज। यहां पर ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे तो आपको समझ में आ जाएगी। सुनो सब लोग, देखो, हम लोग खाने में जो कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, एक तो स्टार्च खाते हैं, स्टार्च से ग्लूकोज मिलता है। सुनते लो यार, 2 मिनट काम की चीज है, 5 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ सुनो। हम लोग खाने में जो खाना, जो बेसिकली खाना खाते हैं, चावल रोटी, उससे हमें स्टार्च मिल जाता है। फ्रूट्स खाते हैं तो फ्रक्टोज मिल जाता है। उसके अलावा मिल्क से हमें लैक्टोज मिलती है जिसमें गैलेक्टोज होता है। तो 3 मोनोसेक्राइड हैं जो हमें ज्यादा मिलते हैं, ग्लूकोज फ्रक्टोज गैलेक्टोज। ग्लूकोज फ्रक्टोज डायरेक्ट हेक्सोकाइनेज की मदद से चले जाते हैं, गैलेक्टोज किसी और एंजाइम की मदद से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है? प्रॉब्लम कहां है इसकी? गैलेक्टोज के साथ एक प्रॉब्लम है बस, छोटा बच्चा जिसकी एज 6 महीना या और कम है, वो बच्चा पूरी तरीके से मिल्क शुगर पे डिपेंड होता है एनर्जी के लिए। मिल्क के अंदर गैलेक्टोज होता है। अगर किसी बच्चे को जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें गैलेक्टोज मेटाबोलाइज नहीं हो सकता तो उसे प्रॉब्लम होती है। नहीं तो किसी बड़े पर्सन में गैलेक्टोज की डाइजेशन ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे पास ग्लूकोज और फ्रक्टोज है सफिशिएंट मात्रा में। लेकिन जो बच्चा जब पैदा होता है वो मिल्क पर डिपेंड है। मिल्क के अंदर एक ही शुगर होती है, लैक्टोज। लैक्टोज 2 हिस्सों में टूटती है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। तो अगर एक जेनेटिक डिसऑर्डर होती है जिसे गैलेक्टोसीमिया कहते हैं, उस जेनेटिक डिसऑर्डर में क्या होता है, प्रॉब्लम होती है, गैलेक्टोज यूज नहीं हो पाता। क्लियर है? पर आपकी एनसीईआरटी ने यहां पर जो बात की है वो क्लियर बोली है कि सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट कहां एंटर करते हैं, या मोस्ट शुगर एंटर करती है ग्लाइकोलिसिस में। क्या बनाने के लिए? एनर्जी। मोस्ट शुगर क्या करती है? एंटर कहां करती है? ग्लाइकोलिसिस में। किस में एंटर करती है? ग्लाइकोलिसिस में। क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? यस। अब सुने ध्यान से, अब आ जाता है मेरे पास, ध्यान से सुनेंगे, अब आ जाता है मेरे पास फैट। फैट जो है वो किस में टूटता है बेटा? 2 चीजों में टूटता है, ब्रेक इनटू फैटी एसिड, यस, और किस में टूटता है? ग्लिसरॉल में। और किस में टूटता है? ग्लिसरॉल में। ग्लिसरॉल डायरेक्टली ग्लाइकोलिसिस में एंटर कर जाता है। ग्लिसरॉल कहां एंटर करता है? ग्लाइकोलिसिस में। कहां पर? 3 कार्बन की शुगर में। यस। ये क्वेश्चन पूछेगा ग्लिसरॉल कहां एंटर करता है। इधर देखो, मेरी तरफ देखो, किसी को ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर याद है? 3 OH ग्रुप है। यस। अब मुझे बताओ कि अगर मैं यहां कीटोन लगा दूं तो ये शुगर बन जाएगी? 2 OH ग्रुप और कीटोन, शुगर हो गई है। इसका नाम है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। तो आप ग्लिसरॉल को बहुत आसानी से शुगर में कन्वर्ट कर सकते हो, सिर्फ आपको ऑक्सीडेशन करनी है। एक ऑक्सीडेशन कर दो और एक फॉस्फेट जोड़ दो, यहां पर डाईहैप बन जाएगा। डाईहैप की फुल फॉर्म क्या है? डाईहाइड्रोक्सी मतलब 2 OH, एसीटोन 3 कार्बन का कीटोन,
फॉस्फेट। तो ग्लिसरॉल से ज्यादा आसानी से क्या बन सकता है? डाई है। समझ में आ रहा है सबको? यस। पीजीएल भी बना सकते हो, कोई भी एक बना सकते हो। तो ग्लिसरॉल इसमें एंटर कर गया। फैटी एसिड कहां एंटर करता है? एसिटाइल कोए में। तो फैटी एसिड क्या करता है बेटा? फैटी एसिड एंटर करता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां एंटर करता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और ऑक्सीडाइज होता है किसमें? किसमें ऑक्सीडाइज होता है? एसिटाइल कोए में। ऑक्सीडाइज इंटू एसिटाइल कोए। इस प्रोसेस को एक नाम देते हैं, उसे कहते हैं बीटा ऑक्सीडेशन। क्या नाम देते हैं? बीटा ऑक्सीडेशन। तो डायरेक्ट पूछ सकता है कि बीटा ऑक्सीडेशन कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो फैटी एसिड एनर्जी बनाने के लिए किस में जा सकता है? एसिटाइल कोए में जा सकता है। ये बात समझ में आ रही है सबको? बोलो। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? तो ये किस में जा सकता है? हमारा एसिटाइल कोए में जा सकता है। ठीक है, अब आते हैं प्रोटीन्स को लेके। प्रोटीन्स की क्या कहानी है, सुनो ध्यान से। इस कहानी को ऐसे सुनेंगे। सबसे पहले आप लोग क्या करते हैं कि मान लो फास्टिंग पे रहते हैं, 1 या 2 दिन की फास्टिंग है, 2 दिन की फास्टिंग है। आपकी बॉडी का ग्लाइकोजन जो है वो यूज हो जाता है। ग्लाइकोजन 2 या 3 दिन का ही होता है बॉडी में, वो यूज हो जाता है, ग्लूकोज में टूट जाता है। अब आप अगर और फास्ट रखते हो तो अब बारी आती है फैट की। फैट टूटता है एनर्जी बनाने के लिए फैटी एसिड ग्लिसरॉल में। जब आप और फास्ट रखते हो 12, 13, 15 दिन, तब प्रोटीन टूटनी चालू हो जाती है, इवन उससे पहले भी। तो जब प्रोटीन टूटनी चालू होती है तो प्रोटीन किस में टूटती है? सबसे पहले प्रोटीन टूटती है अमीनो एसिड्स में। किस में टूटती है? प्रोटीन किस में टूटेगी? अमीनो एसिड्स में। अब अमीनो एसिड्स जो हैं उसमें से आपको क्या करना है? उसका अमीनो ग्रुप निकाल लेना है। जैसे ही आप उसका अमीनो ग्रुप निकालोगे, जो कंपाउंड्स बनते हैं वो या तो पाइरुवेट में एंटर कर सकते हैं, या एसिटाइल कोए में, या क्रैब साइकिल में। समझ लो ध्यान से। तो अमीनो एसिड्स जो हैं एनर्जी बनाने के लिए तीनों जगह जा सकते हैं। तो अमीनो एसिड कैन एंटर इनटू पाइरुवेट, यस, और एसिटाइल कोए एंड क्रैब साइकिल। देखो नेचर कितनी चालाक है इस बारे में मैं बता देता हूं आपको। पाइरुवेट जो है ना, उसको बनाने का एक रीजन ये भी है कि मैं वापसी जा सकता हूं ग्लूकोज बनाने के लिए। एक प्रोसेस होता है जिसे ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। आप ऐसे बात समझो कि सेल जो है हमारी बॉडी में, ग्लूकोज सिर्फ इसलिए नहीं चाहिए कि एनर्जी बना रहा है। ब्लड में अगर ग्लूकोज का लेवल एक लेवल से नीचे चला जाएगा तो पर्सन की डेथ हो जाती है। तो ब्लड में ग्लूकोज बनाए रखने का काम, बाहर से तो खाना खा रहे हो वो ठीक है, उसके अलावा ग्लाइकोजन टूटता है। उसके अलावा प्रोटीन के पास भी ऑप्शन है कि ब्लड में ग्लूकोज बनाए रखे, क्योंकि प्रोटीन अगर पाइरुवेट में कन्वर्ट हो रही है तो वो वापसी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो सकती है। उसे हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते हैं। ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे? बोलो। ये बात समझ पा रहे हो? तो प्रोटीन तीनों जगह एंटर कर सकती है, कहां कहां पर? पाइरुवेट, एसिटाइल कोए, क्रैब साइकिल। अब यहां पर मैं एक बात लिख रहा हूं, वो सुनो ध्यान से। रेस्पिरेशन प्रोसेस कैटाबोलिक है। रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है ना, वो कैसा है? कैटाबोलिक है। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब यह हुआ कि रेस्पिरेशन प्रोसेस में चीजें टूटती हैं, लेकिन रेस्पिरेटरी पाथवे एम्फीबॉलिक है। रेस्पिरेटरी पाथवे क्या है? एम्फीबॉलिक है। एम्फीबॉलिक का क्या मतलब हुआ, इस बात को जरा ऐसे समझेंगे। ध्यान से सुनो बेटा। देखो मान लो कोई रोड है, आप इस रोड से इधर भी जा सकते हो, इधर भी जा सकते हो। तो ये जो रोड है ना, इन्हें रेस्पिरेटरी पाथवे कह रहे हैं। जैसे ये चीज क्या है? ये रेस्पिरेटरी पाथवे है। इसको आप दोनों डायरेक्शन में यूज कर सकते हो, चीजों को तोड़ने के लिए, बनाने के लिए भी। मान लो आपको कोई चीज तोड़नी है तो इधर जा रहा है, बनाना है तो वापसी जा रहा है। तो रेस्पिरेटरी पाथवे एम्फीबॉलिक होता है। इसका मतलब यूज हो सकता है किसमें? यूज इन बोथ एनाबोलिज्म एंड कैटाबोलिज्म, दोनों में यूज हो सकता है। यस और नो? ठीक है। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूं बेटा रेस्पिरेटरी प्रोसेस की, वो कैटाबोलिक है। मतलब जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो ग्लाइकोलिसिस, क्रैब साइकिल, ये सब तोड़ने के लिए काम की जाती है। मेरी बात समझ? बायोसिंथेसिस नहीं होती। समझो ध्यान से। अगर मैं कहता हूं रेस्पिरेटरी पाथवे एम्फीबॉलिक है, इसका यह मतलब हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ? मैं एग्जांपल के लिए लिख सकता हूं, यहां पर एग्जांपल लिख रहा हूं कि जैसे मेरे पास जो फैटी एसिड है, फैटी एसिड क्या देगा? गिव एसिटाइल कोए। लेकिन आप एसिटाइल कोए से फैटी एसिड भी बना सकते हो।
एसिटाइल कोए ऑल्सो गिव, क्या देगा? फैटी एसिड। अगर आपको फैटी एसिड बनाना है तो एसिटाइल कोए से बना सकते हो। मतलब क्या हुआ, आपने खूब बर्गर खा लिए, ठीक है, स्टार्च था, स्टार्च होता है, वो ग्लूकोज में टूटा, वहां से मैं यहां तक आ गया। अब इससे क्या होगा, आप वापसी क्या बना सकते हो? फैटी एसिड बन के फैट बन जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं, क्रैब साइकिल, लिंक रिएक्शन, ग्लाइकोलिसिस, इन पाथवे की काफी सारी चीजें बायोसिंथेसिस में भी यूज हो सकती हैं। तो रेस्पिरेटरी पाथवे क्या होते हैं? एम्फीबॉलिक होते हैं। रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेशन प्रोसेस कैटाबोलिक होता है, मतलब चीजें टूटती हैं। ये क्लियर है? सही है। तो यहां पे दो चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, कौन कहां एंटर करेगा? सारे शुगर्स ग्लाइकोलिसिस में, फैटी एसिड एसिटाइल कोए में, ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल ट्रायोस फॉस्फेट या डाई है। ठीक है, क्लियर? प्रोटीन पाइरुएट, एसिटाइल कोए और क्रैब साइकिल। क्लियर है? ठीक है, कल एनारोबिक पढ़ेंगे और शायद वो स्टार्ट कर लेंगे हम लोग। क्या है? प्लांट ग्रोथ। पहले उसका वो करा दो, कल कह तो रहा हूं कराऊंगा, छोड़ूंगा थोड़ा।